जय हिंद प्यारे साथियों, मैं मनोहर स्वागत करता हूं आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सफ़र सिविल सर्विसेज पे। मैं अभी लेकर उपस्थित हूं DNA सीरीज, मतलब डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज मैं माफ़ी चाहूँगा, ये 2 जनवरी 2026 की है, किंतु मैं आज रात 3 जनवरी को हम 1 बजे रात्रि में इसे वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो DNA सीरीज़ में होता क्या है, न्यूज़पेपर एनालिसिस जो UPSC से लेकर के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें हम क्या कराएंगे, पहला तो न्यूज़ पेपर का कटिंग होगा, उससे जो महत्वपूर्ण अपने एग्ज़ाम के लिए अखबार से अफसर तक के सफ़र को पूरा कराएंगे, और अखबार में जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें होगा उसे निकालेंगे और एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्ट भी जोड़ करके हम उसे पढ़ेंगे। दूसरा क्या है कि जो हमने 1 जनवरी को पढ़ा, उससे हम 5 MCQ बनाएंगे। कब बनाएंगे? 2 जनवरी को। और 3 जनवरी को हम बताएंगे कि उसमें कितने % विद्यार्थी ने उसे सही किया और कितने % गलत किया, और उसका सही आंसर भी बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो चलिए एक बार फिर से समझाते हैं कि पढ़ने के बाद हम MCQ भी करेंगे। अब जैसे ये 2 जनवरी की वीडियो आज शूट हो रहा है, तो 3 जनवरी का जो वीडियो मिलेगा उसमें 5 MCQ क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 जनवरी पर आधारित। कब मिलेगा? तो 3 जनवरी को। और 2 जनवरी को जो पढ़ाई किए रहेंगे, 3 जनवरी को MCQ मिलेगा 5 MCQ उस पर आधारित, और 4 जनवरी को ये बताया उसका राइट आंसर बताया जाएगा। साथ ही साथ कितने % विद्यार्थी ने उसे सही किया ये भी बताया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। आज का दिन 2 जनवरी को ही भारत रत्न की शुरुआत हुआ था 1954 में। देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। अब तक कुल 35 हस्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। तो चलिए देखते हैं कि ये भारत रत्न है क्या। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, और यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता। और इसमें होता क्या है, तो एक पीपल के पत्ता के आकार का पदक होता है, जिसे प्रमाण पत्र बोलते हैं, और हर साल अधिकतम ये 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है, जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन कभी कभी, आइए इसके मुख्य बिंदु पे हम चर्चा कर लेते हैं। ये भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 की हुई थी। किसके द्वारा? तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ये कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और 2011 से मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ये प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश किया जाता है। कोई औपचारिक सिफारिश आवश्यक नहीं होता। पुरस्कार में क्या होता है? एक प्रमाण पत्र, एक पीपल के पत्ते का आकार, सूर्य और भारत रत्न लिखा हुआ होता है। मरणोपरांत पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन इसे शुरू किया गया 1955 में जोड़ा गया। 1 वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, लेकिन कुछ अपवाद है। जैसे कि 2024 में ही कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसका नाम 2025 की अभी घोषणा नहीं हुआ है। 2025 की लगभग
गणतंत्र दिवस के आसपास घोषणा होता है, तो 26 जनवरी तक घोषणा होगा, इसलिए अभी हम 2024 के ही देखते हैं। किसे किसे दिया गया, तो पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम.ए. स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी। एक बार हम इसे फिर से याद करेंगे, कौन कौन, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, एम.ए. स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह एवं पी.वी. नरसिम्हा राव। फिर से एक बार याद करेंगे, पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम.ए. स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर एवं लाल कृष्ण आडवाणी। तो चलिए ये पढ़ लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दूसरा एक खबर मिला जो अपना काम का हो सकता था कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संगम पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो आइए इस पहले खबर को पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार की 2 हाई कोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और एक मुख्य न्यायाधीश को तबादला किया। ओडिशा हाई कोर्ट के जज जस्टिस संगम साहू पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्हें पदोन्नत कर यह जिम्मेदारी दी, उन्हें प्रमोशन करके। और वही बॉम्बे हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने मेघालय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो अब यहाँ से याद रखना क्या है, अभी हाल ही में 2 ट्रांसफ़र हुआ है। तो पटना का जस्टिस संगम और मेघालय का रेवती मोहिते डेरे। तो हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, जस्टिस संगम, और रेवती मोहित डेरे कहाँ के बने हैं, मेघालय के। और अगर कहें वर्तमान में CJI कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत, ये क्या है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आइए अभी हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो हाई कोर्ट के बारे में संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक वर्णन किया गया है। उच्च न्यायालय के प्रमुख अनुच्छेद की अगर बात करें तो 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अगर पटना उच्च न्यायालय है तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 214। उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पद के लिए नियुक्ति एवं अहर्ताएँ निर्धारित किया गया है 217 में। 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण, अगर ये जस्टिस संगम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं तो वो शपथ लेंगे। 221 में उनके वेतन एवं भत्ते इत्यादि है। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, तो ये किस आर्टिकल के तहत इनका ट्रांसफ़र हुआ है, तो आर्टिकल 222, आर्टिकल 222। 223 कहता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 कहता है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 के क उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। 226 कहता है कि कुछ रिट याचिकाओं जारी करने के लिए न्यायालयों की शक्ति, और ये रिट जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 226 के तहत। और अनुच्छेद 231 कहता है दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। जैसे 2 राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय है, आप उदाहरण बता सकते हैं, तो वह है चंडीगढ़। किसका, तो पंजाब और हरियाणा का, ये आर्टिकल 231 के तहत। तो इस प्रकार से हमने दूसरा न्यूज़ देखा। आगे बढ़िए, तीसरा एक काम का न्यूज़ मिला जो है कि भारतीय
स्पिनर दीप्ति शर्मा। ये कौन है? दीप्ति शर्मा, दीप्ति दीदी, दीप्ति शर्मा। श्रीलंका के खिलाफ 5वें महिला T20 इंटरनेशनल मैच में रिकॉर्ड बनाया है। वह महिला T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। दीप्ति अब तक 152 विकेट ले चुकी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट 151 विकेट को पीछे छोड़ दिया है। तो जो दीप्ति दीदी है, महिला वर्ल्ड कप में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा की और महिला वर्ल्ड कप इंडिया के हाथ आया। और ये अभी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन चुकी है। इसी प्रकार से हमने आपको सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पुरुष भी बताए थे। वो किस देश के रहने वाला था, आप लोग कमेंट कीजिए। वो रहने वाला था भूटान का, भूटान का। चलिए, तो क्रिकेट से जुड़े और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कर्नल CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार। कर्नल CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? सचिन तेंदुलकर। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह को, जसप्रीत बुमराह को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट स्मृति मंथाना और BCCI विशेष पुरस्कार, BCCI विशेष पुरस्कार रविचंद्र अश्विनी। BCCI विशेष पुरस्कार किसे दिया गया? रविचंद्र अश्विनी, रविचंद्र अश्विनी। इसी प्रकार से ICC पुरस्कार 2024 के बारे में देखते हैं। ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर सर गारफील्ड रोबर्ट्स ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? अमेलिया केर। ICC पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर अजमतुल्ला उमरजई। ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंथाना। यही स्मृति मंथाना, ये दीप्ति दीदी है। ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह, कहाँ के रहे? भारत के। ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अमेनिया केर, कहाँ के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड। ICC एम्पायर ऑफ द ईयर डेविड शेफर्ड ट्रॉफी रिचर्ड इनलीवर्थ, कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड को। तो इसके साथ तीसरा न्यूज़ भी हमने कंप्लीट किया। अब आ गया ये चौथा, देखते हैं। चौथा न्यूज़ था कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है। भारत की नॉमिनल GDP $4.18 ट्रिलियन हो गई है। अब भारत के आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी है, तो और जापान को पीछे छोड़ दिया। तो अगर हम GDP की बात करें, GDP की बात करें तो नंबर 1 पे कौन आएगा? USA, मतलब अमेरिका। नंबर 2 पे आएगा चाइना और नंबर 3 पे आएगा जर्मनी। नंबर 4 पे अपना आ गया भारत और नंबर 5 पे आ गया जापान। जापान को पीछे छोड़ दिया। तो ये तो न्यूज़ में था। आइए इससे जुड़े हुए इस बजट के कुछ आंकड़ा को हम देखते हैं। कुल बजट जो ये किसका आंकड़ा है? तो ये है बजट 2025-26 की। कुल कितने लाख करोड़ का? तो 50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया।
कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है 50,65,345 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 34,20,409 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां 16,44,936 करोड़। कुल ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। आइए हम यहाँ आंकड़ा को देखते हैं। राजकोषीय घाटा 2025-26 के बजट का अनुमान कितना है? जीडीपी का 4.4%। राजस्व घाटा ये जीडीपी का 1.5%। प्रभावी राजस्व घाटा 0.3% एवं प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.8%। लेकिन ये रहा कितना संशोधित अनुमान, तो राजकोषीय घाटा रहा है 4.8%, राजस्व घाटा रहा है 1.9%, प्रभावी राजस्व घाटा रहा है 1.0% और प्राथमिक घाटा रहा है जीडीपी का 1.3%। इससे कई जगह पे कई सारे क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसे हम याद रखेंगे। रुपये कहाँ से आता है सरकार को, कहाँ से आता है? तो सबसे अधिक आता है उधार और अन्य देयताएं से। इनकम टैक्स से आता है 22%, जीएसटी से 18% और निगम कर से 17%। तो आइए इसे रुपये कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा सरकार उधार लेती है, फिर इनकम टैक्स से, फिर जीएसटी से, फिर निगम कर से। रुपये कहाँ खर्च होता है अधिक? करों और शुल्क में राज्यों के हिस्सा में 22%, ब्याज अदायगी में 20%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16% और रक्षा पर 8%। तो इसे थोड़ा हम लिखना चाहेंगे। माफ़ी चाहेंगे डिस्टर्बेंस के लिए। चलिए, वो रुपया कहाँ से आता है, दूसरा कलर बदल लेते हैं। आता है तो सबसे पहले उधार सरकार, उसके बाद आता है इनकम टैक्स से, फिर जीएसटी और फिर निगम कर से। उसके बाद रुपया जाता कहाँ है, तो सबसे अधिक जाता कहाँ है? कर एवं शुल्क में राज्यों के हिस्सा जो कि 42% है, फिर उसके बाद ब्याज अदायगी, फिर केंद्र की क्षेत्र की योजनाओं पे, फिर उसके बाद 8% रक्षा पे। तो चलिए, इसके साथ हमने इससे भी पूरा किया। अगला न्यूज़ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 में इजरायली प्राइज़ दिया जाएगा। यह इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान दर्शकों पुरानी परंपरा तोड़कर पहली बार किसी गैर इजरायली नागरिक को दिया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि ये प्रथम गैर इजरायली कोई है जिसे मिलेगा इजराइल प्राइस लेने वाला प्रथम गैर इजरायली कौन होगा? तो वो होगा डोनाल्ड ट्रंप चाचा, पगलवा चाचा डोनाल्ड ट्रंप। आइए, उसी प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री के भी अलग अलग देशों से अलग अलग राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जिसे हम सम्मान का नाम और देश और तिथि भी देखते हैं। ओमान से मिला द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। इसे याद कैसे रखेंगे? तो लास्ट में ओमान लगेगा तो कहाँ से मिला? ओमान से। तो ये याद रखना इजली है, आसान होगा। 18 दिसंबर 2025 को इथोपिया, ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, ये मिला है इथोपिया से। कब? 17 दिसंबर 2025 को। नामीबिया से ऑर्डर ऑफ द मोस्ट ओरिएंटल वेलविचिया
मिराबिस, ये कब? जुलाई 2025 को। ब्राज़ील दिया है ग्रांड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। त्रिनाद एवं टोबैगो ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एवं टोबैगो, ये जुलाई 2025 में मिला। जुलाई 2025 में ही मिला घाना के द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। साइप्रस के द्वारा मिला ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड, जून 2025 में। अप्रैल 2025 में मिला मित्र आभूषण। मित्र आभूषण कहाँ से मिला? श्रीलंका से। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन कौन दिया? मॉरिशस। इंडियन ओशियन जब आएगा तो कौन दिया? मॉरिशस। ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर कुवैत। ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंट ऑफ गुएना कौन दिया? गुएना। आगे देखेंगे कि बारबाडोस द्वारा ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, डोमिनिका रिपब्लिक डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर, नाइजीरिया ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। रूस दिया ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल। ग्रीस दिया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। फ्रांस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजर ऑफ ऑनर। मिस्र दिया ऑर्डर ऑफ द नाइल। पपुआ न्यू गिनी ग्रेट कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोहोगू। फिजी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। पलाव गणराज्य एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाव। भूटान दिया ऑर्डर ऑफ द टुक्कू ग्लापो। लीजन ऑफ मेरिट दिया अमेरिका। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसे बहरीन। रूल ऑफ निशान न्यूजुद्दीन मालदीव। ऑर्डर ऑफ जायद यूएई। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अस्पोस्टल रूस। और स्टेट ऑफ फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर फिलिस्तीनी। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि अपने भारतीय प्रधानमंत्री को कौन से देश द्वारा कौन से पुरस्कार मिला है। अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है कि गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। यह देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला एआई रिसर्च संस्थान होगा जहां सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होगा। तो फिर से देखेंगे इसे, यह देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला एआई रिसर्च संस्थान होगा। राज्य नेतृत्व करेगा एआई रिसर्च संस्थान को, तो कौन राज्य करेगा? गुजरात। गुजरात के कहाँ? गांधीनगर में। गांधीनगर में क्या होगा? गिफ्ट सिटी में। गांधीनगर के कहाँ? गिफ्ट सिटी। तो गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में पहला एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा और ये देश का पहला ऐसा एआई ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च सेंटर होगा जिसका नेतृत्व राज्य करेगा। तो चलिए ये देख लिए। अब हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पुराना वाला भी देख लेते हैं। तो इसमें भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? पहले जो निजी तौर पर प्राइवेट किया गया विक्रम-1। भारत की पहली वानिकी निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? स्काईरूट एरोस्पेस। तो पहला प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल किसने का नाम क्या है? तो विक्रम। और इसे बनाया कौन? स्काईरूट एरोस्पेस ने। चलिए ये भी देख लिए। भारत का पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? इंद्रजाल रेजर। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? आईआईटी बॉम्बे में। भारत के
पहली क्वांटम सिटी ऑफ कॉन्सेप्ट किस राज्य में शुरू किया गया? कर्नाटक। स्किल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो CSIR IGIB। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? ओमान एयरपोर्ट। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी ओमान। भारत ने किस राज्य को प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? कौन? ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अमरावती। तेलंगाना की हैदराबाद। जीनोम अनुकूलन परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? गुजरात। थोरियम ईंधन को जीनोम अनुक्रमण, अब ये देखिए, पहला AI ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा जिसका नेतृत्व राज्य करेगा, तो कौन है? वो भी गुजरात है। और पहला जीनोम अनुकरण किसने शुरू किया है? तो वो भी गुजरात ही है। अगला है, थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो यह है चीन। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई? लखनऊ। ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? लखनऊ। भारत के किस राज्य में सबसे पहले भूतापीय पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक और क्या है? ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी। और स्टारलिंक समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी करंट अफेयर देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दिशा बदलकर दुश्मन को चकमा दे सकती है प्रलय मिसाइल। तो कल हमने प्रलय मिसाइल के बारे में पढ़ा था, वो कहाँ से उसका मिसाइल का प्रशिक्षण कहाँ से किया गया है, तो उस पे एक क्वेश्चन भी बना है। और हाँ, एक जानकारी और बता दूं कि जो आज हम पढ़ेंगे, जैसे कल के जो करेंट अफेयर पढ़े 1 जनवरी के, जिस पर हमने 2 जनवरी को 5 MCQ बनाया, और इसी 5 MCQ को कल होकर के 3 जनवरी को उसका आंसर बताया जाएगा। साथ में ये भी बताया जाएगा कि कितने % विद्यार्थी ने इसे सही किया है। तो आप भी अपना ही टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करेंगे सफ़र एजुकेशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाकर के पढ़ने के बाद प्रत्येक दिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करें। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रलय मिसाइल, हाँ, तो ये प्रलय मिसाइल कहाँ से दागी गई? चांदीपुर, ओडिशा से। अब हम देखते हैं भारत ने सामरिक ताकत और मजबूती देते हुए स्वदेशी क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय। तो प्रलय कैसा मिसाइल है? बैलिस्टिक प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें सिर्फ उड़ान ही नहीं बल्कि ऑपरेशन रेडीनेस यानी युद्ध जैसा स्थिति में इस्तेमाल किए जाने की तैयारी किया गया है। यह टेस्ट इसलिए अहम है क्योंकि इसमें सिस्टम, लॉन्चर एवं कमांड कंट्रोल की एक साथ काम करने की क्षमता है। तो ये प्रलय कैसा है? बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रशिक्षण में क्या सामने आया है? यह प्रशिक्षण यूजर ओरिएंटेड पैरामीटर पर केंद्रित था, यानी सेना की ज़रूरतों के हिसाब से मिसाइल कितनी जल्दी तैनात हो सकती है, कितना कम समय लेती है, एक ही यूनिट में लगातार फायरिंग कितनी प्रभावी है, इस पर आधारित था। लॉन्चर और सिस्टम को लेकर क्या अपडेट है? तो मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म ने तय समय में मिसाइलें दागने की क्षमता दिखाई है। इसमें साफ है कि सिस्टम को तेज़ी से
जगह बदलकर ऑपरेट किया जा सकता है। गाइडेंस और कंट्रोल में क्या परखा गया? टेस्ट और इन फ्लाइट मैन्यूवरिंग और कमांड कंट्रोल लिंक की विश्वसनीयता देखी गई, यानी मिसाइल उड़ान के दौरान भी तय रास्ते में जरूरी सुधार कर सकती है। पारंपरिक हथियार होने के बावजूद क्यों अहम है? नई जानकारी बताती है कि प्रलय की यहाँ से कोई आगे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं मिला है। तो आप याद रखेंगे प्रलय कैसा मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये कहाँ से दागा गया? तो चांदीपुर ओडिशा से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला न्यूज की तरफ। कल ही हमने पढ़ा था थल सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष एवं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। तो एक बार देख लेते हैं कि चीफ ऑफ सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। नौसेनाध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी कै में है? 26 में। 28 में वायुसेनाध्यक्ष अमरप्रीत सिंह हैं और थल सेना उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस अनिल चौहान। नौसेनाध्यक्ष हो गए दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेनाध्यक्ष अमरप्रीत सिंह और थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। तो इसी पर आधारित आज एक और न्यूज आया है कि एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला वायुसेना के नए उप प्रमुख का पदभार। तो वायुसेना के सेनाध्यक्ष कौन हो गया? अमरप्रीत सिंह। और उप प्रमुख कौन हो गए वायुसेना के? नागेर कपूर। उप प्रमुख नागेर कपूर। न्यूज़ को थोड़ा पढ़ते हैं। एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के पदभार संभाल लिया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार उन्होंने गुरुवार को जिम्मेदारी संभाली और ये सब में कोई आगे अपना काम लायक नहीं है। हाँ, तो कल ही हमने जो पढ़ा था उस पर एक क्वेश्चन भी बनाया था मिलान करने के लिए, सुमेलित करने के लिए। तो इसे हम बना ही देते हैं। सीडीएस कौन है? सीडीएस है अनिल चौहान। तो 1 के हो जाएगा 3, 1 का 3। तो नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, 1 का 3 अभी बचा हुआ है। 2 थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। तो 2 का 1 हो जाएगा, 2 का 1, तो इसके साथ ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप भी जाकर के इसे लगा सकते हैं टेस्ट। चलिए अगला है मानव गगनयान के बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ है। अगर इसमें कुछ अपने काम को लगेगा तो हम उसे शॉर्ट नोट करके भी लिखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। मानव रहित गगनयान मिशन व कई निजी रॉकेट इस वर्ष प्रक्षेपित करेगा भारत। शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली यात्रा सफलता के बाद भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने के पहले मिशन की दिशा में कदम बढ़ाने को तैयार है। जब इस वर्ष आखिरी में मानव रहित गगनयान मिशन अंतरिक्ष यान में प्रक्षेपित किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र की निजी कंपनियां स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस भी इस वर्ष अपने रॉकेट विक्रम वन किसका है? तो पहला निजी रॉकेट कौन है? विक्रम 1 अभी हमने पढ़ा था। और ये विक्रम 1 किसका है? तो ये है स्काईरूट एरोस्पेस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्निबाण के जरिए उपग्रह प्रक्षेपित करने की तैयारी कर रही है। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो द्वारा पूरी तरह निर्मित पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV भी प्रक्षेपित होगा। PSLV को कौन प्रक्षेपित करेगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट इसरो ने 2023 में दिया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह।
ने पिछले माह में संसद में बताया कि गगनयान की कक्षा में भेजने के लिए पहली प्रशिक्षण G1 इसी वर्ष मार्च में किए जाने की उम्मीद है। ह्यूमनॉइड रोबोट मानव जैसे कार्य करने में सक्षम AI संचालित रोबोट व्योम मित्र। तो पहला मानव मित्र जो भेजा जाएगा वो कौन सा है? व्योम मित्र। यह रोबोट अंतरिक्ष यात्री के कामों को प्रदर्शित करेगा और अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में महत्वपूर्ण प्रणालियों का परीक्षण करेगा। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट, चलिए यहाँ है इंडियन स्पेस एसोसिएशन के महानिदेशक कौन है? जनरल AK भट्ट ने कहा 2026 में PSLV N1 के जरिए क्वांटम तकनीक में सफलता अग्निकुल की 3D प्रिंटिंग इंजन पिक्सेल के हाइपर स्पेक्ट्रल कॉन्टेक्टलेशन में भारत के वैश्विक स्थिति मजबूत होगा। IIT मद्रास में शुरू हुआ स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट प्रक्षेपित करने और लागत घटाने के लिए रॉकेट की ऊपरी हिस्सों को कार्यशील सैटेलाइट में बदलने की योजना बनाई है। एक ही रॉकेट को दोबारा प्रक्षेपण करने के लिए कौन सा योजना बनाया है? IIT मद्रास। तो इतने महत्वपूर्ण जानकारी मुझे मिला जिसे यहाँ हम नोट्स में बदलेंगे। आइए देखते हैं। पहला होगा सबसे पहले कि भारत का प्रथम प्राइवेट आप लोग इसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी जगह की कमी पड़ता है तो हम केवल नाम लिखेंगे। प्रथम प्राइवेट रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम-1। विक्रम-1 को बनाया किसने? स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस। उसके बाद है PSLV लॉन्च कौन करेगा? प्राइवेट कंपनी PSLV। PSLV का फुल फॉर्म क्या हुआ? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर मतलब ध्रुव के लिए, तो इसे करेगा HAL एंड लार्सन एंड टुब्रो। उसके बाद है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हो गए जितेंद्र सिंह। और पहला AI संचालित रोबोट भेजा जाएगा, उसका नाम क्या है? व्योम मित्र। और इंडियन स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट। और एक ही रॉकेट को 2 बार प्रयोग में करने की जो योजना बनाया है वो कौन बनाया है? IIT मद्रास ने। तो चलिए, इतना सारी जानकारी हमने एक ही न्यूज़पेपर के कटिंग से प्राप्त किया है। अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा अगर लंबा हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि हम एक एक कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में समझाने की प्रयास करते हैं। अगला है सेना की अल्बर्ट एक्का ब्रिगेड ने बनाया 56वां स्थापना दिवस। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्वितीय साहस का परिचय देने वाली भारतीय सेना की अल्बर्ट एक्का ब्रिगेड ने गुरुवार को अगरतला मिलिट्री स्टेशन में अपना 56वां स्थापना दिवस पूरे सैन्य सम्मान और गर्व के साथ मनाया। समारोह में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। चलिए, यहाँ ब्रिगेड की तैनाती अगरतला में की गई, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण वही क्षेत्र 1971 में अहम, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए, केरल साहित्य महोत्सव, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। केरल साहित्य महोत्सव
केरल साहित्य महोत्सव 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे सुनीता विलियम्स। कौन सुनीता विलियम्स? तो वही सुनीता विलियम्स जो आकाश में, अंतरिक्ष में काफ़ी लंबे समय तक की यात्रा की थी। नासा के प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स केरल साहित्य महोत्सव 2026 में बतौर प्रमुख अतिथि और गेस्ट ऑफ ऑनर शामिल होंगे। केरल साहित्य महोत्सव के आयोजक, ये कोई भी हो आयोजक, उससे कोई मतलब नहीं है। अंतरिक्ष के इतिहास में रचने वाली सुनीता विलियम्स ने 2026 में शिरकत करेगी और उसके अनुभव श्रोताओं के लिए प्रेरणादायी होंगे। अब ये केरल साहित्य महोत्सव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि दुनिया भर से 500 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। केरल साहित्य महोत्सव 2026 की दुनिया भर से 500 से अधिक वक्ता हिस्सा लेंगे। इस वर्ष आयोजन में जर्मनी को अतिथि देश घोषित किया गया। महोत्सव में साहित्य, कला, राजनीति, अर्थ, सिनेमा और सामाजिक सरोकारों के जुड़े दिग्गज शामिल होंगे। इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल हो जाता है। केरल साहित्य महोत्सव 2026 के गेस्ट ऑफ ऑनर कौन होंगे, इसको हम नोट्स बना लेते हैं। केरल साहित्य महोत्सव 2026 के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर कौन होगा? सुनीता विलियम्स। और जर्मनी के अतिथि देश के रूप में घोषित किया। अतिथि देश कौन होगा? अतिथि कंट्री, अतिथि देश होगा जर्मनी। चलिए यहाँ से भी महत्वपूर्ण। अब आगे आपको ये वो 5 क्वेश्चन हैं जो कि जिसका क्लास लिया गया 1 जनवरी को, उसी पर आधारित ये 5 क्वेश्चन हैं। अगर आपने अभी नहीं लगाया है तो आप इसे जा कर के अवश्य टेलीग्राम चैनल पे लगाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सफ़र एजुकेशन। आपने टेलीग्राम पर जा कर के इसी रूप में लिखेंगे सफ़र एजुकेशन जैसे लिखा हुआ है, तो वहाँ से आपको चैनल दिखाई देगा, उससे आप ज्वाइन करके आप इस 5 क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसका मैं सही आंसर एवं कितने % विद्यार्थियों ने सही किया ये मैं आपको कल बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उससे पहले कि हम आज कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जान लें कि ये है न्यूज़पेपर की शॉर्ट नोट्स अक्टूबर 2025 की, ये भी उसी चैनल पे मिल जाएंगे। ये नवंबर और ये दिसंबर के तीनों मंथ के, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की न्यूज़पेपर शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं। ये तो अपना यूट्यूब चैनल है जिससे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको इसका PDF भी उपलब्ध हो जाएगा। तो अब फाइनली समाप्त हुआ। वीडियो थोड़ा लंबा चला गया। मैं खुद प्रयास करता हूं कि 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो ना जाए, लेकिन ये 40 मिनट से ज़्यादा चला गया, 40-42 मिनट के। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी वीडियो के नए सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद।